नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। कारोबार में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सरकार की प्राथमिकताओं वाला क्षेत्र रहा है। बीते कुछ वर्षों में सरकार ने इस ओर कई कदम उठाए, जिसका नतीजा हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में जो वैश्विक रैंकिंग है उसमें एक बड़ी छलांग के तौर पर देखने को मिला। ये एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन भारत में बिजनेस को आसान बनाया जाए, बिजनेस आसान हो, इसके लिए अभी और सुधारों की जरूरत है। और इसे ध्यान में रखते हुए सरकार अब एक अध्यादेश लेकर आई है जो व्यावसायिक विवादों यानी कमर्शियल डिस्प्यूट्स को तेजी से निपटाने के लिए कानून में संशोधन के लिए लाया गया है। आपको बताएं कि इससे जुड़ा कमर्शियल कोर्ट्स, कमर्शियल डिवीजन एंड कमर्शियल अपीलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट्स एक्ट 2015 में संशोधन से जुड़ा एक बिल संसद में लंबित है, जिसमें विवादों की जो न्यूनतम मूल्य सीमा है उसे मौजूदा 1 करोड़ रुपए से घटाकर 3 लाख रुपए किए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा भी कई प्रावधान उसमें हैं। मौजूदा अध्यादेश फिलहाल इसी बिल की जगह लेगा। आज देश देशांतर में जानेंगे इस अध्यादेश के फीचर्स, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसमें क्या प्रावधान है, और साथ ही बात होगी ये अध्यादेश क्या वाकई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करेगा, और इसके अलावा बात होगी सरकार की मौजूदा चुनौतियां क्या हैं इस दिशा में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमानों का एक पैनल है। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पूजा मेहरा जी, बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका। हमारे साथ हैं एसपी शर्मा जी जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ हैं अजय ब्रह्मे जी जो कि जाने माने कॉर्पोरेट लॉयर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा सर, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा। ये जो ऑर्डिनेंस है ये फिलहाल क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बीते कुछ सालों में न सिर्फ सरकार की प्राथमिकता में रहा है बल्कि इससे जुड़ी बहुत सारी उपलब्धियां भी हमारे पास हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इस अध्यादेश को फिलहाल? देखिए, मैं इसको 100% महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा जो अभी नुकसान हो रहा था वो एमएसएमईज, जिनके पास मैन पावर की बहुत कमी होती है, जिनके पास वो अपने वकील को बहुत जल्द कोर्ट्स कचहरी के चक्कर में नहीं भेज सकते, तो उनको इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम था और टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। खासकर जो छोटे उद्योग हैं, जो लघु उद्योग हैं, जो एमएसएमईज में आते हैं, उनके पास ना ही तो इन कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाने का ज़्यादा मात्रा में टाइम होता है, ना ही उनके पास मैन पावर होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में खासकर एमएसएमई सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, जो कि हमारी रैंकिंग को इम्प्रूव करेगा। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो हमारा एक मेन मुद्दा है जो हम इम्प्रूव और करना चाहते हैं, जिसमें हमने खासकर पीछे के कुछ वर्षों में इम्प्रूव किया है, हम 144 में रैंक से 100 पे आ गए हैं, तो उसको ये और बढ़ावा देगा। हम ये तय है कि हम आने वाले टाइम में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। और जिस तरीके से इस अध्यादेश का जो फ़र्क पड़ने वाला है, खासकर जो करीबन जो ये दर्शाया जाता है कि करीबन कोई सालों साल लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, बिल्कुल। तो वो कम हो के जब इस अध्यादेश में एक जरूरी हो जाएगा, जो डीम्ड हो जाएगा, तो उससे बिजनेसेस को फायदा होगा। एक सोच सेध रहेगी कि इसका फैसला अब इतने टाइम पीरियड में होना लाजमी है और उसको ज़्यादा चिंता का विषय नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक सबसे मेजर रिफॉर्म जो है अभी सामने आया है, जिसका फायदा जो आने वाले सभी उद्योगों को होगा, खासकर जो एमएसएमई सेक्टर है वो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड रहेगा। बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात की जो छोटे उद्योग हैं। पूजा जी, आपसे मेरा सवाल है, छोटे उद्योगों की बात हो रही है, जो छोटे कारोबारी हैं और जो स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट कही जाती थी, जो 1 करोड़ से ऊपर की अब तक होती थी, उसे सरकार कह रही है कि अब हम जो 3 लाख तक के जो केसेस हैं उनको भी हम इसके दायरे में लाएंगे। यानी कि जो छोटे कारोबारी हैं, जो छोटे लेवल के जो डिस्प्यूट्स हैं, उनको भी अब इसमें शामिल किया जा सकता है। ये कितना महत्वपूर्ण है और इसे थोड़ा सा समझाएं, ये कैसे होगा? मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण बात है कि आप छोटे उद्योगों के अंदर ये और सेटअप्स के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं कि अगर उनका कोई कमर्शियल डिस्प्यूट है तो उनको मद्देनज़र रखते हुए ये प्रावधान किया गया है। उस हिसाब से एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इससे बहुत लोगों जो बिज़नेस करने से डरते हैं वो उनको बिज़नेस करने का धीरे धीरे कॉन्फिडेंस मिलना शुरू होगा। जैसे जैसे ये तो पहला कदम है, जैसे जैसे ये कोर्ट्स में केसेस आने लगेंगे और सॉल्व होने लगेंगे, जब ये डिमॉन्स्ट्रेट होगा ऑन द ग्राउंड कि ये कैसे होता है, उससे मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा असर पड़ने की संभावना है। किसी भी देश में अगर आपका सिस्टम के अंदर विश्वास नहीं है कि मेरे बिजनेस में कोई डिस्प्यूट होगा तो मैं कहाँ जाऊँगा,
अगर वो चीज़ मिसिंग है जो कि अभी हम कह सकते हैं कि उतनी नहीं है जी, आप उसको अगर एड्रेस करें और आप ये इंटेंशन ही दिखा दें कि आप उसको एड्रेस करना चाहते हैं, तो उससे एक नया रास्ता खुलता है और मेरे ख्याल से उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अजय जी, जब हम बात करते हैं ईज़ ऑफ डूइंग का जो वर्ल्ड बैंक का जो रैंकिंग है, उसमें एक लिमिटेशन हमेशा से कहा जाता है कि साहब आप जो मुंबई है और दिल्ली है, सिर्फ उन सिटीज़ के बेसिस पे जो आप आंकड़े लगाते हैं उसके बेसिस पे आप हमको रैंकिंग देते हैं, जबकि शायद हम बाकी शहरों में, बाकी इलाकों में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और बीते कुछ सालों में हमने काफ़ी अच्छा किया भी है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो कमर्शियल कोर्ट्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लाने की कोशिश करेंगे, जो डिस्प्यूट्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाने की कोशिश करेंगे, खासकर चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश का के जो जुडिस्डिक्शन में है। जो आपको क्या लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कमर्शियल डिस्प्यूट्स का निपटारा हो जाएगा तो इससे कारोबारी माहौल की जो सुगमता है उसमें कितना योगदान मिलेगा, कितना असर पड़ेगा उसमें? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। ऐसा नहीं था कि पहले जो इस तरह के डिस्प्यूट्स थे उसके लिए कोई कोर्ट नहीं थी, ऐसा नहीं है। पहले भी सिविल कोर्ट्स थे जहां पर कि आप ये डिस्प्यूट्स के निपटारे के लिए जाते थे, लेकिन उसमें जो प्रोसीजर अप्लाइड होता था वो सीपीसी से होता था और वो अक्सर बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। तो सिविल सूट जिसको आप बोलते हैं, और वो लोग डरते थे कि भाई सिविल सूट हो गया मतलब ये हमारी पता नहीं कितने जनरेशन तक चलेगा। तो काफ़ी सारे लोग तो डरते थे जाने के लिए ही कोर्ट में। बिल्कुल। पर अब ये कमर्शियल कोर्ट्स अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आ जाएंगे तो जैसे कि अभी कहा इकोनॉमिस्ट जो हैं कि एमएसएमई को बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि जनरली 1 करोड़ से नीचे आज की तारीख में जिस किस्म की हमारी इकॉनमी है, तो 1 करोड़ से नीचे या 3 लाख से भी और के लेवल के जो डिस्प्यूट्स हैं वो यूजुअली एमएसएमई वगैरह में काफ़ी ऐसे होते हैं। बहुत बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तो थोड़ा सा 1 करोड़ से ज़्यादा के डिस्प्यूट्स ज़्यादा देखने में मिलते हैं जी। तो जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आप ऐसे डिस्प्यूट्स को हैंडल कर सकेंगे जो कि कमर्शियल कोर्ट्स करें, तो इससे बहुत लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट एट द सेम टाइम आपको ये देखना है कि फिर जो नंबर ऑफ जजेस हैं जो कि कमर्शियल कोर्ट्स के मैटर को, कमर्शियल मैटर्स को हैंडल कर सकें जी, वो आपको ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे और ऐसे लोगों को सेंसिटाइज भी करना पड़ेगा। जजेस को भी आपको एजुकेट करना पड़ेगा कि आप इस तरह के कमर्शियल मैटर्स को आपको कैसे हैंडल करना है। जी, जी। तो ये अभी आई थिंक टू बिगिन विथ ये 5 जगह में है। वैसे दे समथिंग कॉल्ड एज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। जैसे जो 4 टाउन थे बड़े, 4 जो पहले सिटीज़ हैं, अब और अभी हिमाचल में भी ये बात कर रहे हैं। तो दिल्ली में या बॉम्बे में, कलकत्ता में ऐसे पहले भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था। अच्छा। तो आपका अगर मैटर 2 करोड़ से बियॉन्ड है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट की बात अगर करें तो, या बॉम्बे की। जबकि अगर कोई दूसरे स्टेट में है, लेट्स से चंडीगढ़ या कोई भी मध्य प्रदेश, तो वहाँ पर आपको इनवेरिएबली जितने भी करोड़ का डिस्प्यूट होगा पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उस कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। जी, जी। तो अब इसमें क्या फ़ायदा हो जाएगा कि जो कमर्शियल कोर्ट के लिए कम अमाउंट का भी पैसा रहे, कम अमाउंट भी इन्वॉल्व है अगर कोई केस में, तो आप सीधे कमर्शियल कोर्ट में जाएंगे, उसके पास में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो गया जी, और वहाँ पर एक टाइम बाउंड मैनर में इसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है। अराउंड 4 इयर्स का पहले टाइम था, अभी और उसको कम कर दिया। तो इसमें काफ़ी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस होते हैं कि आपको कितने इसको इतने टाइम तक आपको अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है, रिप्लाई फाइल करना है, इस तरह के प्रोविजंस होते हैं। मैं अजय जी आपसे एक अगला सवाल पूछना चाहूँगा। ये ऑर्डिनेंस में एक नया एक चैप्टर इंसर्ट किया गया है, दैट इज चैप्टर 3A जी, जो कि चैप्टर 3 के बाद जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन एंड सेटलमेंट जी। ये क्या इसका मतलब ये है कि आप कोर्ट जाने से पहले भी आपके पास एक आर्बिट्रेशन का एक अधिकार होगा या कुछ और? इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? एग्जैक्टली इसका यही मतलब है। अधिकार उसको ऐसे कहना चाहिए कि कंपलसरी आर्बिट्रेशन, अगर मैं उसको कह सकूं जी। ये प्रोविजन कंपलसरी आर्बिट्रेशन का पहले भी दूसरे एक लेजिस्लेशन में था, उसको टेलीग्राफ एक्ट 1885 में बना था। तो उसमें 7B में आपको कंपलसरी आर्बिट्रेशन में जाना होता है। कोर्ट्स में इतना ज़्यादा बर्डन है, अभी आप सुनते ही होंगे कि नंबर ऑफ जजेस कम है या कोर्ट्स कम है या डिस्प्यूट्स पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है। बिल्कुल। तो एक तरह का एक मूवमेंट है कि हम लोगों को एनकरेज करें कि आप आर्बिट्रेशन में जाओ या मीडिएशन में जाओ या इवन कंसिलिएशन में जाओ,
उससे ये होगा कि आपका कोर्ट जाने के पहले भी आपके पास में एक ऑप्शन है कि आप उसको सेटल, आप डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब जब आप इसमें कंपलसरी आर्बिट्रेशन का प्रोविजन डाल देंगे तो उससे एक्चुअली आप पीपल को डिसुएड करेंगे इन अ सेंस कि भाई सीधे कोर्ट में मत आओ, कोर्ट के ऊपर बर्डन मत डालो। बट उसमें फिर अपना जो एग्रीमेंट होता है, क्योंकि कोई भी जो कमर्शियल डिस्प्यूट है वो एक एग्रीमेंट के हिसाब से रहता है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें आपको एक क्लॉज कंपलसरीली डालना होगा कि भाई देखो अगर कोई भी डिस्प्यूट आएगा तो हम कोई इसमें हम आर्बिट्रेशन से करेंगे। पहले अगर कोई ऐसा क्लॉज सपोज नहीं था तो आपको सीधे कोर्ट में जाते थे जी, और लेकिन अभी अब आपको जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, और पहले आपके पास ऑप्शन। ये एक सरकार ने एक एक्स्ट्रा कदम उठाए आर्बिट्रेशन से जुड़ा हुआ ही। शर्मा सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, एक और बिल जो संसद में पेंडिंग है जिस पर सरकार ने बहुत काफ़ी जोर दिया, वो ये आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट बिल था। जो पिछला जो बिल है शायद उसमें अमेंडमेंट के लिए लाया गया था और 2018 में उसको लाने की कोशिश भी की जा रही है। उसमें एक आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाने की बात कही गई है। यानी सरकार कह रही है कि ये इंस्टीट्यूशन जितने भी इन्वॉल्व हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में, उनको ग्रेड करेगी और साथ ही साथ एक अल्टरनेट मैकेनिज्म भी देगी आर्बिट्रेशन का। इस पूरे मसले में आपको ये कितनी बड़ी पहल लगती है, और जो मौजूदा जो अध्यादेश है और ये जो कानून है, ये पैरेलली अगर साथ चलते हैं तो ये कितना बड़ा कदम होगा? देखिए, इसका बहुत ही महत्व रहेगा, क्योंकि खासकर अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पैरामीटर देखते हैं तो उसमें से एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो है एक पैरामीटर, उसमें अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं। हम जो हमारा कानून व्यवस्था है, जो हमारे लॉज हैं, उनको हम कितना इन्फोर्स कर पाते हैं, उसमें कितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो कितने ईजियर टू अडॉप्ट हैं, ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। तो इसका आर्बिट्रेशन का जब ऐसा एक रेगुलेटरी चीज़ सामने आएगा तो उससे ये इसमें रिफॉर्म में इम्प्रूव होगी और हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ेगा। तो एक बहुत अच्छा कदम है। अगर ये दोनों चीज़ें साथ साथ हो जाती हैं तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे कुछ पैरामीटर जिनमें अभी हम पीछे हैं, जैसे 3-4 पैरामीटर हैं। एक तो हमारा जो गेटिंग द कंस्ट्रक्शन परमिट्स करके है, उसमें हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा नहीं है, हम अभी भी 181वें स्थान पे हैं। और स्टार्टिंग ए बिजनेस जिसमें हम 150 के ऊपर है, 156 का रैंक है, जो सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ से बिजनेस स्टार्ट होता है। और एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में भी हम 100 से ऊपर के कहीं पे स्थान पे हैं। तो ये सब चीज़ें जिनमें अभी भी हमारा रैंकिंग 100 के काफ़ी बियॉन्ड है, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए एक सरकार के महत्वपूर्ण कदम हैं। और इसमें खाली ये नहीं कि आर्बिट्रेशन के ऊपर या फिर ये ऑर्डिनेंस पास करने का ही बात हो रही है, और भी बहुत सारी रिफॉर्म्स की हैं सरकार ने। जैसे कि स्टार्टिंग के बिजनेस में काफ़ी रिफॉर्म लेके आई है। अभी कुछ दिन पहले कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं कि खासकर जो जैसे जीएसटी नंबर चाहिए, तो जीएसटी के लिए 3 दिन का समय निर्धारित कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस अपना शुरू कर रहा है, उसको 3 दिन के अंदर अगर वो जीएसटी नंबर नहीं मिलता तो वो डीम्ड समझा जाएगा, उसको ऑटोमेटिक अप्रूवल उसको समझा जाएगा। तो इस तरीके से जो डीम्ड अप्रूवल्स हैं वो सरकार आगे लेके आ रही है, जिससे कि जो एक टाइम बाउंड मैनर में एक जो स्टिपुलेटेड टाइम अलॉट किया जाता है किसी भी चीज़ के अप्रूवल के लिए, अगर उसमें वो अप्रूवल नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड समझा जाएगा। तो इस तरीके से जो रिफॉर्म्स हैं, खासकर जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो ऑर्डिनेंस बिल सरकार लेके आई है और जो आर्बिट्रेशन के ऊपर जो काम हो रहा है, ये रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के लिए, इन्फोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। और खासकर जो दूसरे पैरामीटर्स हैं उनमें जो रिफॉर्म्स हो रही हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और हम समझते हैं कि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आने की उम्मीद है। पूजा जी, जैसा शर्मा सर ने भी बताया कि जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं वो तो शायद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक बहुत छोटा हिस्सा है। जो बाकी जो हैं, जैसे सर ने बताया कि स्टार्टिंग बिजनेस में अभी हमें काफ़ी काम करना बाकी है। बाकी जो पैरामीटर्स हैं, जो कि पूरे सिनारियो को हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जब हम देखते हैं, आपके सजेशंस क्या हैं? हमें कहाँ अभी काम करने की ज़रूरत है? देखिए, अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, जितना भी मिस्टर शर्मा ने कहा वो एकदम सही है। उसके ऊपर आज अगर आपको कोई बिज़नेस लगाना है, आपको सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरत पड़ती है, जिसकी छोटे SMEs को मुश्किल पड़ती है, वो है क्रेडिट का। आपको बैंकों से लोन नहीं मिलते हैं आसानी से, और दूसरे कोई तरीके होते ऑप्शंस है नहीं, और आपको अपना पैसा लगाना पड़ता है, अपने रिश्तेदारों से लेके लगाना पड़ता है, या आप जाते हैं इनफॉर्मल लेंडिंग सोर्सेज के पास जो कि बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे आपको लोन देते हैं। तो एक सरकार ने स्कीम शुरू की हुई है मुद्रा की,
उसको मेरे ख्याल से एक्सपैंड करने की ज़्यादा ज़रूरत है। एक स्कीम है स्टार्टअप इंडिया में, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट और लोन की भी सुविधा का मेरे ख्याल से थोड़ा काम शुरू हुआ है, उसको बढ़ाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, स्पेशली स्टार्टिंग अ बिजनेस देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि देश के अंदर इन्वेस्टर्स नहीं है या इन्वेस्टेबल पैसा नहीं है। जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि जिन लोगों के पास पैसा है इन्वेस्ट करने का, और जो लोग शुरू कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, उनको इकट्ठे कैसे लाया जाए, इसके अंदर काम करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत है। और बहुत सा बाहर के देशों से पैसा आता है, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लगता है। अगर छोटे से छोटे प्रोजेक्ट्स में भी उनकी रुचि बढ़ाई जा सके, वो बड़े प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से गैप है अभी। अगर वो सॉल्व हो जाए तो बहुत से लोग एंटरप्रेन्योरशिप करना भी चाहेंगे और इससे देश की आर्थिक प्रोग्रेस को बहुत फ़ायदा भी होगा। अजय जी, कुछ दिन पहले जो DIPP है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन, जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है, जो घरेलू माहौल है, जो कारोबार की सुगमता को लेकर, उसको एक वर्ल्ड बैंक के साथ ही उन्होंने कुछ रैंकिंग जारी की थी जो कि स्टेट वाइज थी। जी। और इस सरकार में, ये जब से सरकार आई है तब से एक नई चीज़ हमने देखी कि जो कंपटीशन की भावना है, चाहे वो स्वच्छता के क्षेत्र में हो, ईज़ ऑफ डूइंग के क्षेत्र में हो, दूसरे क्षेत्र में हो, राज्यों के बीच में कंपटीशन की भावना को एक बढ़ावा देने का इन्होंने काम किया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी उन्होंने यही किया। और गुजरात जो पहले कभी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में आगे रहा करता था, उसको पिछाड़ के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आगे। तो ये जो आंतरिक तौर पर भारत के अंदर, देश के अंदर, ये जो इस तरह से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का ये जो कंपटीशन वाला माहौल आप बना रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं इसको? नहीं, ये बहुत अच्छा है ये। और देखिए, कंपटीशन से ही, बिजनेस में कंपटीशन बहुत उसका थंब रूल है कि जब कंपटीशन होगा, और शायद लॉ का भी वहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है कि आप ये जब जो प्रोविजंस आप ऑर्डिनेंस लेके आएंगे, तो अगर आप ग्रास रूट लेवल पे भी मैटर्स को सॉर्ट आउट कर सकें आर्बिट्रेशन करके, क्योंकि देखो मेरे जो बिज़नेस करने वाला है उसके अंदर अगर ये कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं बिज़नेस कर सकता हूँ विदाउट मच ऑफ अ प्रॉब्लम, बिल्कुल, कि मेरा पैसा स्टक नहीं होगा, तो वो फोर्थ कमिंग होगा अपना बिज़नेस करने के लिए। ये इस तरह से शायद यही एक वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी बिज़नेस करने के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा था, जी ज़रूर, जो कि क्योंकि अभी इस लेवल पे ही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि आर्बिट्रेशन जब होगा, आपने पूछा इकोनॉमिस्ट से, तो आर्बिट्रेशन में एक और चीज़ हमें देखना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको उसको एनफोर्स कैसे करेंगे उस अवार्ड को, क्योंकि जब एक बार ऑर्डर पास हो जाता है आर्बिट्रेटर का, तो बहुत सारा जो पैसा है, आप उसके बाद में एग्जीक्यूशन एक सेपरेट प्रोसीडिंग बन जाती है। तो लॉ तो एक कोर्ट में जाके या आर्बिट्रेटर के पास जाके तो एक प्रोसीडिंग है ही, जो कोर्ट बोल देगा कि एक्स पर्सन को एक्स अमाउंट दो, या आर्बिट्रेटर बोल देगा कि इतना पैसा दो, बट उसको रिकवर करना वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वो उस एनफोर्समेंट के लिए भी कुछ करें और उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को स्ट्रॉन्ग करें, तो वो शायद लीगली, अगर, क्योंकि एज अ लॉयर मैं यही देखूंगा कि अगर हम लीगल इसमें भी कुछ सपोर्ट दे सकें तो शायद और भी ये अच्छा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसका एग्जीक्यूशन। पूजा जी, एग्जीक्यूशन के अलावा आप जो मौजूदा ऑर्डिनेंस है या जो पूरा जो कारोबारी माहौल में सुगमता की हम बात कर रहे हैं, उसमें चैलेंजेस क्या आप देखते हैं और सरकार को क्या सजेशंस देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर हम बड़े शहरों से बाहर जाके देखें, जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप होने की ज़रूरत है, जहाँ पे लोगों को नौकरियों की ज़रूरत है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप कानपुर जैसे सिटी के अंदर देखिए, इतनी पुराने ज़माने में इतनी इंडस्ट्री होती थी, लेकिन अभी वहाँ पे पावर की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आपको पावर की प्रॉब्लम सॉल्व करने की, और उसमें आप पावर जनरेट कर रहे हैं वही नहीं, पावर की चोरी नहीं होनी चाहिए। जो लोग पावर कंज्यूम कर रहे हैं उसकी वो बिल भरें, ताकि जो इंडस्ट्री है उसको सही कीमत पे पावर मिल सके। आपको सड़कें बनाने की ज़रूरत है। सरकार ने कहा है कि वो नए हवाई अड्डे और बनाने वाले हैं। आप 900 प्लेन अलग अलग एयरलाइंस ऑर्डर कर चुकी हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जब पूरा अपनी जगह में आ जाएगा, उससे जो है बिज़नेस सेंटिमेंट को और एंटरप्रेन्योरशिप को और छोटी नई कंपनीज़ को बनने में बहुत बढ़ावा मिलेगा। लोगों का आना जाना जब होता है, तो ऐसे ही इतना बड़ा देश है हमारा, तो इंटर स्टेट
जो है बिजनेस लिंक्स होने से ही, जैसे आप अभी कंपटीशन की भी बात कर रहे थे, उससे बिजनेस को वो मिलता है, बढ़ावा मिलता है जी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बात हो गई, क्रेडिट मैंने आपसे कहा एक बात हो गई, करप्शन और देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो सिर्फ सेंटर पे कर सकती है। जो स्टेट लेवल में छोटे छोटे शहरों के अंदर जाके आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, आपको प्रॉपर्टी अपनी रजिस्टर करानी है, या आपको रेंट के ऊपर एक ऑफिस प्रेमिसेस लेना है, पानी का कनेक्शन लेना है, इसमें बहुत काम होना अभी ज़रूरी है। ये अगर स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, आप अगर एक बिज़नेस खोलना चाह रहे हैं, आप जाके अथॉरिटी को कहें कि आप मुझे बता दीजिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे ये सब कनेक्शन देने के, और मैं एक बारी में ही वो सब पेपर वर्क करके आपके पास लेके आऊँगी, और आप कितने समय में ये क्लियर कर देंगे, इसका क्या प्रोसेस रहेगा, तो उससे बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अभी क्या होता है, आप जाते हैं कनेक्शन लेने के लिए, आपको कहा जाता है आप इतने दिनों के बाद आइए, बिल्कुल, आप उतने दिनों के बाद आते हैं, आपको इतने, आप ये कागज़ नहीं लाए, आपको वो कागज़ लाना था। ये जो है स्टेट लेवल पे ही सिर्फ एड्रेस हो सकता है, और इसमें जो स्टेट मशीनरी है उनको ट्रेनिंग देने की बहुत ज़रूरत है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने बोली। शर्मा सर, आप क्योंकि इंडस्ट्री से आते हैं, क्या आपको लगता है कि अभी जो हम मौजूदा ईज़ ऑफ डूइंग की बात कर रहे हैं, क्या वाकई में हम उस सिंगल विंडो सिस्टम अभी हम स्टैब्लिश कर पाए हैं कि आप आइए, जैसे कई देशों में है, दुनिया के देशों में, अगर आपको बिजनेस स्टार्टअप करना है, आप एक फॉर्म लेके जाइए, उस फॉर्म को भरिए और आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ भी कई चरण हैं, और जैसा कि मैम ने कहा अभी कि बहुत सारे लेवल पे ये हर्डल्स आते हैं। आपको लगता है ये कैसे इसको हम एड्रेस कर सकते हैं, और मौजूदा व्यवस्था क्या है, सिंगल विंडो की तरफ हम जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम सिंगल विंडो की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी पहुंचने में बहुत अभी और प्रयास करने की ज़रूरत है। खासकर जो जिस तरीके से आपने बताया कि DIPP का जो एक रिफॉर्म्स का एजेंडा है, जिसको हम ब्रैप बोलते हैं, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, उसमें करीबन कोई 373 पॉइंट्स हैं, इससे थोड़े 1-2 कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसके आसपास कुछ पॉइंट्स हैं जो स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करने हैं अपने ग्रास रूट लेवल पे। और उसमें ये सभी चीज़ें आ जाती हैं कि जो आपका स्टार्टिंग का बिजनेस से लेके जो भी कंस्ट्रक्शन परमिट्स हैं, एनवायरनमेंट अप्रूवल्स हैं, ये जो 12 पैरामीटर्स हैं, उसके अंडर उनके सब पैरामीटर्स, तो ये टोटल जाके इतने बन जाते हैं। तो अब उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, हर एक पैरामीटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हर एक स्टेट ने अपना प्रावधान किया है, उसके लिए सर्कुलर निकाले हैं। जैसे मान लो एनवायरनमेंट अप्रूवल चाहिए, तो एनवायरनमेंट अप्रूवल के लिए उस पर्टिकुलर स्टेट का क्या सोच है, उसको कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो उन्होंने अपने वेबसाइट पे मेंशन किए हैं कि उनको ये डॉक्यूमेंट्स इस शेप में चाहिए, और उनको वो ऑनलाइन चाहिए या उनका हार्ड कॉपी चाहिए, और वो किससे साइन होना चाहिए, वो सब कुछ वहाँ पे रिटन में प्रोवाइड किया गया है वेबसाइट के ऊपर। अब ये रिफॉर्म्स लोगों के पास कितनी पहुँचती हैं, जो इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, जो ऑफिसर लेवल पे जहाँ पे ये सब आगे प्रोसेस होना है, उनको इसका कितना अवेयरनेस है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि सरकार तो उसके सर्कुलर निकालती है। सरकार ने देखा कि ये मेरे को एनवायरनमेंट के लिए मेरे को 7 डेज में अप्रूवल, फॉर एग्जांपल 7 डेज में मैं अप्रूवल देना चाहता हूँ, तो एक उन्होंने सर्कुलर निकाल दिया। अब वो जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसर है, वो उसको कितनी देर में इम्प्लीमेंट करता है, क्या वो 7 डेज में प्रोवाइड कर पाता है, या उसके ऊपर वो कोई क्लॉज डाल के फिर भी अभी जो व्यक्ति ने अप्लाई किया है उसको उलझाए हुए है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टेट उसको कितना इम्प्लीमेंटेशन में कितना इफेक्टिवनेस है। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये कि स्टेट्स उन रिफॉर्म्स को किस तरीके से आगे लेके आ पाती हैं। जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया है कि जो डीम्ड अप्रूवल कर दिए हैं, अगर किसी चीज़ के लिए कोई स्टिपुलेटेड टाइम है, अगर उसको 3 दिन में ये लाइसेंस चाहिए, 3 दिन में ये अप्रूवल चाहिए, तो अगर 3 दिन में वो अथॉरिटी नहीं दे रहा है, तो उसके बाद वो अप्रूव्ड समझा जाएगा। अब जैसे एक शॉपकीपर है, उसको अपना शॉप रजिस्टर करवाना है, तो उसके लिए कुछ समय निर्धारित है, खासकर शायद 2 दिन है। तो अगर वो 2 दिन में नहीं होता है, तो वो समझा जाएगा कि रजिस्टर्ड है, उसका जो फॉर्म भरा गया है वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो उस तरीके से स्टेट लेवल पे ये कितना इफेक्टिव रहता है, ये डिपेंड करेगा। और इसके अलावा जो आपने बताया कि ये रिफॉर्म्स जो सरकार कर रही है, जो सेंट्रल लेवल पे रिफॉर्म्स हो रही हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स जो हर एक स्टेट एक दूसरे के आगे, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब स्टेट्स ने बहुत रिफॉर्म्स किए हैं, पंजाब है, हरियाणा है, सिंगल विंडो की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसी लेवल से जो अवेयरनेस है, जैसे पूजा जी ने बताया कि अवेयरनेस जो जहाँ पे तहसील लेवल पे, जहाँ पे एक छोटा व्यापारी, जहाँ पे माइक्रो लेवल पे एंटरप्राइज शुरू होता है, तो उस लेवल पे उनको कितना अवेयरनेस है,
खासकर जो बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहा है वो कितना अवेयर है कि इसमें कितना टाइम लगता है, और जो अप्रूवल दे रहा है उसको उस सर्कुलर का पता है क्या जिसमें सरकार ने अनाउंस किया है कि इसको इतना दिन का रिक्वायरमेंट चाहिए। तो इन दोनों में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, तभी जाके इसका इफेक्टिवनेस हो पाएगा। ग्रास रूट लेवल पे अगर ये इंप्लीमेंट अगर सही तरीके से हो तो जाहिर सी बात है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के वैश्विक रैंकिंग में तो सुधार होगा ही होगा, जो हमारा टारगेट भी है कि हम टॉप 50 में आए, भी हम टॉप 100 में आए हैं, लेकिन जो टॉप 50 में आने का जो टारगेट है वो पूरा होगा। साथ ही साथ जो आंतरिक हमारा जो माहौल है सुगमता का, उस पर भी अजय जी एक आखिरी कमेंट आपसे, क्योंकि आप एक लॉयर हैं और ये इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ा हुआ मसला है, आपका फाइनल कमेंट, आप क्या चाहते, सरकार से आप क्या चाहेंगे इस पूरे के पूरी ये जो कवायद है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए? अभी पूरा हमारा जो डिस्कशन का एक कंक्लूजन निकल के आया हिदर टू, वो ये था कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इकोनॉमिस्ट की नज़र से भी, मेरी नज़र से भी, ये है कि एनफोर्समेंट की प्रॉब्लम है। आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, इवन व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी या हमारे जो लॉ का मैं ब्रॉड उसमें बोलूँ, तो लोअर लेवल पे भी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाने की बात है, हो सकता है जैसे अभी 5 स्टेट्स के लिए है तो और आगे चल के हम सभी स्टेट्स में ऐसा कर सकें। तो क्या वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज़ के लिए सेंसिटिव हैं? देखो, आपके पास ऐसे जजेस होना ज़रूरी है जो कि ये सब्जेक्ट को समझें भी। अभी ये सिर्फ जो 4 बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं या जो ऐसे स्टेट्स जिसमें ये बहुत इंडस्ट्री का कल्चर है, वहाँ तो ये लोग समझते हैं, जजेस भी तो उन लोगों में से ही आते हैं, बिल्कुल, है ना। तो वो जजेस को भी अवेयर होना पड़ेगा कि ये कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब जैसे अभी उनने बताया कि डीम्ड अप्रूवल है, डीम्ड अप्रूवल है, वैसी लॉ में भी ऐसे होता है कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट में कि अगर इतने टाइम तक आपने रिप्लाई नहीं फाइल किया तो आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म। जबकि अभी तक ऐसे दूसरे सीपीसी में ऐसे नहीं होता है जी। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको सेंसिटिव करना पड़ेगा, सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि आपको विद इन दिस नंबर ऑफ डेज आपको इसको मैटर को सॉर्ट आउट करना है। उससे क्या होगा कि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिल्कुल। और इसलिए उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एनफोर्स कैसे कर सकें। सबसे बड़ी नहीं तो फिर अदरवाइज ये जितने भी लॉ हैं ये ऐसा होगा कि पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। काफ़ी अच्छी बात नहीं होना चाहिए। और इसी नोट पे हम आज के देश देशांतर को यहीं पे रोकना चाहेंगे। कुल मिलाकर ये जो नया ऑर्डिनेंस आया है, हम उम्मीद करते हैं, जैसा सारे पैनलिस्ट बता भी रहे थे, कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम अभी टॉप 100 में हैं। टॉप 50 का जो टारगेट रखा है वित्त मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, और शायद उससे भी अच्छा रैंकिंग हमें मिले, वैश्विक रैंकिंग, और न सिर्फ वैश्विक रैंकिंग बल्कि घरेलू स्तर पर भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हो। एक आम कारोबारी जो स्टार्टअप करना चाहता है, एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, या जो ऑलरेडी बिजनेस में है, उसके लिए कारोबार की सुगमता हो, कारोबार उसके लिए आसान हो। इसके लिए सरकार जल्द से जल्द नए कदम उठाए। इस कदम के साथ साथ हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, शर्मा सर, पूजा जी और अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको याद दिला दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं, youtube.com/राज्यसभा TV/देश देशांतर पर आप जाइएगा, वहाँ पर अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार हमेशा रहता है। और इसके अलावा यदि आपके कोई सजेशंस हैं तो आप हमें भेज सकते हैं deshdeshantar.rstv@gmail.com पर। तो आज के देश देशांतर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।